अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब आपको बताता चलूं कि पहले तो कोलैबोरेशन को समझें कि जब एक से ज़्यादा लोग या टीमें या ग्रुप्स आपस में मिल के कोई इस तरह का काम करें जिसमें हर बंदे का एक अपना हिस्सा हो, उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। और आज हमने देखना है कि साइंस किस तरह एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। तो पहला ये जो हमारा पहले तो आप ये समझें कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें अलहदा से एक एक पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें 4 से 5 पॉइंट वो इकट्ठे पूछ सकता है। तो ये पहला जो पैराग्राफ है ये सिर्फ रीड ओनली, आपने इसको सिर्फ रीड कर लेना। समझा मैं देता हूँ कि इसमें है क्या। इस पैराग्राफ में वो हमें ये बता रहा है कि जो जो हमारी साइंस है ना, ये कोलैबोरेटिव फील्ड है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक फील्ड ले लें और उसी के ज़रिए आप सब कुछ कर सकें, नहीं। जब आप बायो पढ़ेंगे, आपको बायो पढ़ते हुए मैथ की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको फ़िज़िक्स की ज़रूरत भी पड़ेगी और भी मुख्तलिफ़ फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह ये कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव फील्ड बन जाती है। अब इसमें आप ये देखें, वो कहते हैं साइंस जो है वो भी इसी तरह की एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के या मुख्तलिफ साइंसेस के जो रिसर्चर्स होते हैं वो आपस में मिल के बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की, मुश्किल किस्म की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और इसी तरह के जो साइंटिस्ट की जो टीम्स होती हैं वो, यानी कि हर एक डिसिप्लिन का या हर एक साइंस की फील्ड का जब एक बंदा होगा तो इसका मतलब कि हमें हर एक बंदे का अलग फ़ायदा है। आपको एक मसला दरपेश है, उस मसले में अगर वो बायोलॉजिकल है, आप बायो का बंदा हेल्प करेगा। उसमें कोई फिज़िक्स का मसला आ जाता है, वो फिज़िक्स का बंदा हेल्प करेगा। केमिस्ट्री का कोई मसला आ जाता है, केमिस्ट्री का बंदा हेल्प करेगा। तो इस तरह हर एक फील्ड की हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हम आसानी से उस प्रॉब्लम को ना हल कर सकते हैं। उसके बाद ये भी है कि इसकी वजह से हमें जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है और ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो कि सस्टेनेबल होता है। तो अब हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे है फील्ड, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हमारे सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे न्यूक्लियस में, जैसे डीएनए वगैरह ना। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं जीनोम। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जिसे इसलिए शुरू किया गया था कि एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सब का हम एक मैप यानी कि एक नक्शा बना लें। हमें पता हो कि कौन सा जीन हमारा किस जगह पे है, कौन सा जीन किस जगह पे है। तो इसी में वो हमें बता रहा है कि ये भी एक कोलैबोरेशन थी। वो कैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद था कि वो सीक्वेंस करे हमारे पूरे के पूरे जीनोम को। और ये प्रोजेक्ट उन्होंने 2003 में कंप्लीट किया था। तकरीबन इसे मेरे ख्याल 13 साल इसे लगे थे। शायद 1990 में ये शुरू हुआ था। अच्छा, अब इसके अंदर कोलैबोरेशन कैसी थी? वो कहते हैं इसके अंदर जो रिसर्चर थे जिन्होंने ये काम किया वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थे, उसके बाद जेनेटिक्स से थे, उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स से और कंप्यूटर साइंस वगैरह से। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। कि अब आप पहले समझिए कि क्लाइमेट क्या होता है। अच्छा बच्चों, आपकी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बाहर खिज़ां वगैरह। तो ये क्या चीज़ें, ये इन्हें हम कहते हैं मौसम। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर देखें मौसम तब्दील होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब अमूमन आबो हवा होती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये छोटी सी आपके लिए लिख ली है कि लॉन्ग टर्म जो एवरेज वेदर होता है किसी भी जगह पे, जो मौसम होता है, मौसम की जो कंडीशंस होती हैं वो उनकी एक एवरेज जो कि एक ख़ास जगह पे हम लें लंबे अरसे तक, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि हम कहते हैं कोई वो जो फ़लाँ जगह है ना वो हॉट एंड ड्राई है, कि उसकी हमने एक लंबे अरसे तक हमने उसकी रीडिंग ली कि वहाँ पर कैसी कंडीशंस रहती हैं। उसके बाद हमने बता दिया कि उसका क्लाइमेट ऐसा है। तो क्लाइमेट चेंज रिसर्च में वो कहता है ये जो कोलैबोरेशन हुई है इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस के भी साइंटिस्ट होंगे, इकोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के और सोशियोलॉजी के। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है यहाँ पे पॉइंट, आप वो देखें कि उसमें है मेडिकल रिसर्च। अब देखें मेडिकल रिसर्च जो है ना वो भी इजी नहीं है। इसके अंदर भी कोलैबोरेशन है। वो कैसे? वो कहता है कि जो मेडिकल रिसर्च है इसके अंदर ऑफन या अक्सर जो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन आती हैं। मिसाल के तौर पे कहता है कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रही है।
अब हालाँकि आप देखेंगे कहेंगे कि कैंसर रिसर्च जो है ये तो बिल्कुल प्योर हमारा बायो का टॉपिक है। लेकिन इसके अंदर भी आप देखें कि उसके अंदर कौन-कौन से लोग होंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब वो कंसल्टेंट्स, वो डॉक्टर जो कि डायरेक्ट कैंसर के मरीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजिस्ट आएँगे, उसके बाद बायोकेमिस्ट आएँगे, उसके बाद जेनेटिसिस्ट यानी कि जेनेटिक्स वाले लोग जो जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। फिर फार्माकोलॉजिस्ट जो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं और एंड में स्टैटिस्टिशियंस यानी कि जो रिज़ल्ट आ जाएँगे उनको प्रॉपर तरीके से पेश करने के लिए हमें स्टैटिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखें रोबोटिक्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो फील्ड है जो कि आजकल बहुत आगे जा रही है। अब वो कहते हैं ये जो फील्ड है ये भी एक कोलैबोरेशन है। वो किस तरह? कि जो रोबोटिक्स और एआई जो है ये इस तरह इंटरडिसिप्लिनरी है कि इसके अंदर देखें कंप्यूटर साइंस यूज़ हो रही है, इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है, मैथ, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी। यहाँ तक तो समझ आ गई। न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी क्यों? अच्छा बच्चों देखिए, आप जब चैट जीपीटी से बात करते हैं या आप डीप सीक से बात करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि मैं एक मशीन से नहीं, एक इंसान से बात कर रहा हूँ। वो क्यों? उन्होंने इंसानी नफ्सियात को स्टडी किया, उन्होंने ये देखा कि इंसान किस तरह काम करता है और इस तरह का एक मॉडल बना दिया जो इंसान तो नहीं है लेकिन हूबहू इंसान की तरह काम करता है। तो इस तरह ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है और इस कोलैबोरेशन की वजह से हमें क्या-क्या मिला? एआई की कोलैबोरेशन की वजह से हमें बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम मिले और ऑटोनोमिक व्हीकल्स यानी कि ऐसी गाड़ियाँ जो ड्राइवर के बगैर चलती हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग, ये एक बड़ी एडवांस फील्ड है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एंड में आप देखें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस खला यानी कि जो स्पेस है उसको एक्सप्लोर करना, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं कैसे। अब वो कहते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नासा या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पेस के लिए काम कर रही हैं, स्पेस को स्टडी कर रही हैं, वो कहते हैं इनके अंदर इस तरह के साइंटिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड से हैं। जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स एक इस तरह की फील्ड है जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके स्पेस की स्टडी में हेल्प करती है। उसके बाद प्लैनेट्स से प्लैनेटरी साइंस, फिर इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और मेडिसिन। तो इस तरह के जो लोग हैं वो एक कोलैबोरेशन करके इन फील्ड्स को चला रहे हैं। अब ये जो कोलैबोरेशंस हैं ये क्या हेल्प करती हैं? ये साइंटिस्ट की हेल्प करती है कि वो कॉस्मोस यानी कॉस्मोस किसको कहते हैं? यूनिवर्स को, कि हमारे यूनिवर्स को स्टडी कर सकें। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।